नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आप सबका स्वागत करता हूं। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, बिहार से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों पर हमारे विशेषज्ञ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार लोग अपनी विशेष टिप्पणियों के साथ उन खबरों का आकलन उनका करते हैं। हमारे साथ आज खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट मनीष वत्स जी। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। जी, धन्यवाद। बिहार में चुनाव है, बिहार में काबा है, बिहार में ईबा है। इन्हीं सब के बीच में, आरोप प्रत्यारोपों के बीच में चुनाव प्रचार अब धीरे धीरे गर्मी पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां एनडीए लोजपा की वजह से कंफ्यूजन की स्थिति में है कि वोटर इस समय कंफ्यूजन की स्थिति में कि एलजेपी किसके साथ है। वो एक तरफ तो बात करती है कि वो भाजपा के साथ है, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान कहते हैं उनके दिल में बसते हैं। वहीं जेडीयू के खिलाफ वो चुनाव लड़ रही है। वहीं जेडीयू ने भी अपनी कमर कस ली है कि किसी भी प्रकार से भाजपा को अपना क्लियर कट स्टैंड लेना के लिए वो दबाव बना रही है एलजेपी पर। उसकी इच्छा ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी एलजेपी की छुट्टी हो, क्योंकि और राज्यसभा की जो सीट है उसमें भी अब एनडीए का साथ एलजेपी को ना मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं सब के बातों के बीच में मनीष जी, आप बताएंगे हमें कि क्या चल रहा है इस समय सोशल मीडिया पे। जी, जैसा ये कि आपने बताया कि लोजपा को लेकर जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार खासा गंभीर हैं और वो बार-बार दबाव डाल रहे हैं भाजपा पे कि उनके खिलाफ बयान दें। और ये भी खबर आ रही है कि जेडीयू के नेताओं ने ये जोर दिया है कि लोजपा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं नहीं दी जाए और राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है वो भी लोजपा को ना दी जाए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसमें चिराग पासवान ने कल आक्रामक रुख अख्तियार किया था नीतीश कुमार के खिलाफ और उन्होंने लगभग 6-7 ट्वीट किए लगातार, जिसमें कि उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ता है, किस तरह से प्रधानमंत्री ने जब रामविलास पासवान अस्पताल में थे तो उनके लिए बहुत कुछ किया। इसके अलावा चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पे हमला भी बोला। उसने कहा कि नीतीश कुमार जी ने प्रचार का पूरा जोर मेरे और प्रधानमंत्री जी के बीच दूरी दिखाने में लगा रखा है। नीतीश कुमार बांटो और राज करो की नीति में माहिर हैं और वो भाजपा और लोजपा के बीच दूरी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने बिहारी फर्स्ट की सोच के बारे में ज़िक्र किया। उन्होंने कहा किस तरह से बिहारी फर्स्ट की उनकी सोच थी जो जेडीयू नेताओं के गले की फांस बन चुका था। अ, उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी के विकास के मंत्र में बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का जो लोजपा का नारा है वो सटीक बैठता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी अपील किया है नरेंद्र मोदी जी से कि आप अपना गठबंधन धर्म निभाएँ। अगर धर्म संकट में नहीं पड़े, अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे खिलाफ कुछ भी कहना पड़े तो निसंकोच कहें। इसके अलावा तेजस्वी यादव का भी एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने बिहार सरकार पे फिर से हमला बोला है, जिसमें इकोनॉमी और रोजगार और कोटा जा रहे छात्रों के बारे में कोर्ट के संबंध में नीतीश कुमार पे हमला बोला है। इसके अलावा जो समुद्र वाला बयान नीतीश कुमार पर था, उस पर लालू यादव का एक कार्टून आया है। लालू यादव ने भोजपुरी में कार्टून पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि ट्वीट करते कहा है कि नीतीश जी आप थक गए हैं, आराम करने की ज़रूरत है। बिहार में समुद्र आ नहीं सकता है। 15 वर्ष के नाकामी में आपने खाली सिर्फ गाल बजाया है, नाकाम रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने भी हमला बोला है, जो कि अक्सर बोलते रहते हैं तेजस्वी यादव पर और कम्युनिस्ट पार्टियों पे उन्होंने हमला बोला है। इसके अलावा बिहार की जो खबर है वो उसमें महत्वपूर्ण यह है कि जेडीयू से लगभग 18 बागी नेता चुनावी मैदान में उतरे हैं और शायद वो जेडीयू के पक्ष में जो रिजल्ट होने की संभावना है उसको प्रभावित कर सकते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी जो खुद को बिहार का भावी मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर रखी है, उनका भी मैनिफेस्टो कल जारी हुआ है जिसमें उन्होंने
बिहार को इकोनॉमिक ज़ोन में बाँटने की बात कही है, 8 इकोनॉमिक ज़ोन में बाँटने की उनकी प्लानिंग है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात ये है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम बिहार से शराबबंदी हटाएँगे। तो ये सारी महत्वपूर्ण खबरें जो सोशल मीडिया पर अभी चल रही है। जी बिल्कुल रवि जी, देखिए सोशल मीडिया पे तमाम तरह की गहमा-गहमी चल रही है। एक चीज पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जो दरभंगा की जाले कॉन्स्टिट्यूंसी से मशहूर उस्मानी, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, कांग्रेस 70 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जिसमें से उनके 12 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। मशहूर उस्मानी दरभंगा की जाले सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है वो जिन्ना के समर्थक हैं और सीए एनआरसी इन सब के खिलाफ उन्होंने काम किया है। मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। कल शशि थरूर ने भी लाहौर के एक कार्यक्रम है जो कि वेब के थ्रू हो रहा था, उसमें ये कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ की है और नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। ऐसा ही काम उनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी वो भी कर चुके हैं, जिनके बयानों का सहारा लेकर पाकिस्तान ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नीचा दिखाने का प्रयास किया है। कांग्रेस ये जानबूझकर कर रही है क्या? मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है? कहीं ना कहीं उसके नेता अपीसमेंट की पॉलिसी खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये अनजाने में हुई गलती तो नहीं दिखाई दे रही कि जिसको पाकिस्तान जैसे देश में, जहां वो चीन के कब्जे में एक तरीके से और कर्ज में डूबा हुआ है, वहां के प्रधानमंत्री शशि थरूर को बहुत अच्छे दिखाई देते हो और कांग्रेस इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है? चुनाव कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन देश के सम्मान से बड़ा नहीं होता और कांग्रेस निरंतर ये प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो। और ये जो चुनाव अरसे से वो भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों को करते रहते थे, डरा कर वोट हासिल करते रहते थे, अभी वैसी किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा वो कर रहे हैं कि हिंदू उद्वेलित हो और कुछ वो ऐसा करें जिससे मुसलमान डरकर कांग्रेस को वोट दो। ये ओछी राजनीति कब तक चलेगी रवि जी? देखिए, ये नई कोई बात नहीं है। कांग्रेस के डीएनए में मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला है। आपको याद होगा कि जब देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय जब इमरजेंसी लगाई, जो लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय कहा जाता है, उस इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने, जब संसद से विपक्ष करीब करीब शून्य था, उसकी भूमिका कोई नहीं थी, विपक्षी नेता जितने जो मुखर थे ज्यादातर जेलों में डाल दिए गए थे, और उस समय 42वां संविधान संशोधन विधेयक संसद से पारित करा करके जो लोकतंत्र का हमारा जो आईना है संविधान, उसकी प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द डाले गए थे। तो जाहिर है कि आजादी के केवल 27-28 साल बाद अगर कांग्रेस की सोच ये थी, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनकी पॉलिटिक्स का, कांग्रेस की जो राजनीति है उसका केंद्र बिंदु ही मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला है। तो अब ये शशि थरूर ने जिस तरह का बयान दिया है, हालांकि बीजेपी ने उसकी घोर भर्त्सना कर दी है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जब चल रही है और करीब करीब एक हफ्ता यानी 28 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, वहां चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री और बाकी जो स्टार प्रचारक हैं उनके चुनाव कार्यक्रम भी बिहार में तय हो गए हैं। ऐसे में ये मसला छेड़ना असल में एक चुनावी रणनीति का हिस्सा, सोचा समझा हिस्सा मुझे लगता है होगा। लेकिन बिहार में जिस तरह से सीईए के विरोध में दिल्ली, आपको याद है शाहीन बाग में जिस तरह से आंदोलन खड़ा किया गया, लेकिन बिहार में सीईए के विरोध में कोई खास आंदोलन हमने देखा नहीं था। तो इससे साफ है कि अगर ये ध्रुवीकरण के प्रयास बिहार की पॉलिटिक्स के मद्देनजर कांग्रेस अगर करना चाहती है, तो उसको इसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। एक चीज, दूसरी चीज, अगर ध्रुवीकरण होता है तो जाहिर है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से मिलने के पूरे पूरे आसार हैं, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि 370 का मसला हो या फिर 3 तलाक का मसला हो या फिर राम मंदिर का मसला हो, ये अभी वहां के चुनाव प्रचार में बहुत जोर पकड़ते हुए मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से ये अगर प्रयास किया गया, तो ये फिर उसी तरह का प्रयास हो सकता है कि जो
अपने ही नेट में गोल दागने जैसी एक कोशिश मुझे लगती है कि ये होगी और 10 नवंबर को इसके नतीजे आपके सामने होंगे। जी, ये एक सवाल, और ये सवाल बनता भी है, हालांकि जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि लगभग 30 लाख से अधिक नए वोटर्स इस समय वोट डालेंगे, युवा वोट डालेंगे। कहीं ना कहीं हम अपने इतिहास से 1947 में इस देश का बंटवारा जब हिंदू मुसलमान के नाम पर किया गया, तब भी कांग्रेस की ही सत्ता लोलुपता सामने आई कि कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, तो उनके प्रयास, उन्होंने देश का विभाजन स्वीकार किया। और जहां तक महात्मा गांधी का प्रश्न है, उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा होगा तो उनकी लाश पर से होगा, लेकिन देश का बंटवारा भी हो, वो जीवित भी रहे। और जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान को लेकर बंटवारा हुआ, तो जिस तरीके की नीतियां कांग्रेस ने अपनाई, उसका हाल ये है कि अगर देखें 1947 के बाद से लेकर अब तक कश्मीर से हिंदू पूरी तरह निकल चुके हैं, वेस्ट बंगाल में स्थिति खराब है, केरला में स्थिति खराब है, और उसके बाद भी ये राजनेता अपने तथाकथित तुष्टीकरण की जो नीति है उससे बाज नहीं आ रहे हैं, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। आखिर वो चाहते क्या है? शशि थरूर और कांग्रेस का जो इस समय दिखाई दे रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में उनको चुनाव लड़ना है और पाकिस्तान में मुसलमानों के वोट पाने हैं, इसलिए वो हिंदुस्तान में इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान आमने सामने आते रहे। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर कांग्रेस के लोग ये अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो अभी जो कम से कम केंद्र की सियासत में कांग्रेस, जिसने करीब 55 वर्ष तक, 5 दशक से ज्यादा तक देश पर प्रत्यक्ष शासन किया, अगर अब भी इस सोच से ये नहीं उभरे, बिहार की पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद बचा हुआ नहीं है। और भी बहुत सारे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस ने शुरुआती 5 दशक में शासन किया, लेकिन वहां से कांग्रेस के पैर पूरी तरह उखड़ गए हैं। देखिए, एक घटना का जिक्र आपने 1947 की बात की, बंटवारे की बात की। गांधी जी का जो बयान, जिस बयान का जिक्र आपने किया कि अगर 2 मुल्क बनेंगे, पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा, इस बयान से हिंदू आबादी जो आज का पाकिस्तान है, वो इतनी वो इतनी आश्वस्त हो गई थी कि जब विभाजन से पहले इधर उधर आना जाना लगा हुआ था, तो बहुत सारे हिंदू परिवार गांधी जी के उस वक्तव्य पर भरोसा करके कि जब गांधी जी कह रहे हैं कि उनकी लाश पर बंटवारा होगा तो नहीं होगा, लिहाजा करोड़ों हिंदू गरीब परिवार, खासतौर पर जिन जो साधन संपन्न नहीं थे, जो आज के पाकिस्तान वाले इलाकों में गांधी जी के उस बयान पर भरोसा करके रुक गए थे, उनके साथ जो स्थितियां हुई, उनका जो कत्लेआम हुआ, उनके साथ जो लूटपाट हुई, उनके घर की औरतों के साथ जो जिस तरह के बर्ताव किए गए, वो आज भी हिंदू समुदाय को अच्छी तरह याद होंगे। नई पीढ़ी को भले ही उतने याद नहीं होंगे, लेकिन पुरानी पीढ़ी या दरमियानी पीढ़ी को बिल्कुल याद होंगे। तो ये कांग्रेस के नेता एक तरह से दोधारी तलवार पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बंटवारे जैसी स्थितियों का अंगार अगर झाड़ा गया, तो राख की बहुत सारी परतें उड़ेंगी, और जो धूल उड़ेगी उसमें कांग्रेस का वजूद बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है। एक पॉइंट ये है। दूसरी बात ये है अतुल जी कि अब आप एक चीज देखिए कि पाकिस्तान जब बना, तो इंदिरा गांधी ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को अलग करा के बांग्लादेश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये इतना बड़ा इशू था कि कांग्रेस के लोग अपनी इसी तुष्टीकरण की नीति की वजह से इस मुद्दे को, यानी कांग्रेस को राष्ट्रभक्त बनाने का एक मौका था। जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग कराकर स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिलवाया था, इस इतने बड़े इशू को ये लोग भुना नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को इतना उभार मिला। अगर ये पाकिस्तान के बंटवारे वाले इशू को अब तक जिंदा रखे होते, तो शायद इनको ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये भी देशभक्त पार्टी है। और लेकिन ये अपने तुष्टीकरण के सोच की वजह से इतने बड़े मुद्दे को हाथ से इन्होंने फिसल जाने दिया। तो अब ये फिर से मुझे लग रहा है कि ये एक भूल कर रहे हैं। शशि थरूर कांग्रेस में कोई बहुत बड़े नेता जमीनी आधार वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ, उनको एक चिंतक के तौर पर स्वीकार किया जाता है। शशि थरूर के बयान पर अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या कांग्रेस के बड़े नेता
कुछ साफ सफाई देते तो शायद बात बन भी सकती थी, लेकिन कोई नेता कुछ बोल नहीं रहा है। और बिहार में तो अब कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम से ज्यादा सवर्ण और दलितों के बीच में भी संघर्ष कराने की जो एक चाल, जी एक जी साजिश की है, जी उसका भी कांग्रेस के वजूद के मिटने में काफी अच्छा और महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अच्छा मौका है, जब वो खुद कुछ नहीं भी बोले, हल्के फुल्के बयान जारी करे, तो मुझे लगता है कि प्रतिक्रिया में हिंदू मतों में जी ध्रुवीकरण होगा, कुछ ना कुछ होगा। जी जी देखने में आया हाथरस में जो घटना हुई वहां पे एक दलित लड़की के साथ जो हुआ, उस कहानी को किस तरीके का रंग देने का प्रयास किया, वो धीरे धीरे रहस्य और खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली में, बैंगलोर में जिस प्रकार से दलितों का सहारा लेकर मुसलमान और दलित मिलकर एक और दूसरे, लेकिन जो कहते हैं उसका अलग करते हैं। बैंगलोर में जिस विधायक की पिटाई हुई, मुसलमानों ने पिटाई की, वो कांग्रेस का विधायक था और वो दलित विधायक था। और कहीं ना कहीं देखिए, अभी फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया धारा 370 हटाने के लिए चीन का साथ लेंगे, और कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल उसके साथ खड़े हैं। धारा 370 हटना ना हटाना ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, और चीन अगर उसमें दखल देगा और उसमें देश की वो पार्टी जिसने 55 साल शासन किया है, अगर वो एक खामोशी और एक मूक दर्शक बनी देखती है और कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला के पीछे खड़ी दिखाई देती है, तो ये भी चिंता का विषय है। देश के अंदर बाहर की समस्याएं तो आप और हम सब देख रहे हैं, लेकिन देश के अंदर आंतरिक समस्याएं क्या है वह देखना भी बड़ा आवश्यक है। और बिहार की जनता से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जब आप अपने वोट को कास्ट करें, उसका मतदान करें, तो ये देखें कि आप किसको वोट दे रहे हैं एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आज, क्योंकि इन सब बातों के बाद पहला बड़ा चुनाव बिहार का होने वाला है। बिहार की जनता जो फैसला लेगी वो कहीं ना कहीं देश की स्थिति पर कहीं ना कहीं एक असर डालेगा, और बिहार की जागरूक जनता सही फैसला लेगी, ऐसा मेरा मानना है। सही फैसला कुछ भी हो सकता है, सही फैसला मेरे कहने में, रवि जी के कहने में, मनीष जी के कहने में मत लीजिए। सही फैसला वो जो आपको आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक लगता हो। रवि जी, एक और मनीष जी ने उल्लेख किया था, पुष्पम प्रियम चौधरी एक मैनिफेस्टो लेकर आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि सबको स्थायी नौकरी देंगे और वीआईपी कल्चर समाप्त करेंगे। और तो आपको लगता है तेजस्वी ने जो आते के साथ ही कि मुख्यमंत्री बनते के साथ ही कलम से जो पहला होगा 10 लाख लोगों को देंगे, ये उससे बड़ी घोषणा उन्होंने कर दी है पुष्पम प्रिया चौधरी ने? अच्छी बात है, लोक लुभावन वादे करने चाहिए और उनको पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन बात असल में ये है कि जो 4.5 लाख नौकरियों का उल्लेख जो बिहार में रिक्त हैं, तेजस्वी यादव कई बार कर चुके हैं, और 5.5 लाख नई नौकरियों के सृजन की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को और खासतौर पर बिहार के युवाओं को इस मोह से, इस व्यामोह से निकलना चाहिए कि सभी को, सारे नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है, और नहीं हो भी सकता है। सरकारों में जो, चाहे केंद्र सरकार की नौकरियां हो या राज्य सरकारों की नौकरियां हो, जो प्रत्यक्ष रोजगार सरकारी नौकरियों के तहत होता है वो करीब करीब 10% या उसके आसपास रहता है। बाकी 90% यानी जो 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 ज्यादा ज्यादा रोजगार है, बहुत ज्यादा क्वांटम में रोजगार है, वो असंगठित क्षेत्र और निजी क्षेत्र में हुआ करता है। तो कौशल विकास की जो महत्वाकांक्षी योजना मोदी सरकार पहली बार देश में लेकर आई, पहले कार्यकाल के दौरान ही नया मंत्रालय बनाया गया, उसके जो प्रयास हैं, उनसे जो युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उसकी कोई बात ही नहीं करता है। केवल सरकारी नौकरियों की बात और लालच देना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और जितने जल्दी जो युवा वोटर हैं इस बात को समझ लेंगे, उनके भविष्य के लिए उतना ही मुझे लगता है बेहतर होगा। और जैसा कि एक चिराग पासवान भी वहां पर युवा नेतृत्व के तौर पर ही काम कर रहे हैं। और देखिए, मैंने लगे हाथ, चूंकि आप लोगों ने चर्चा की थी, उनके लगातार जो ट्वीट आ रहे हैं, लगातार जो जनता दल यूनाइटेड के लिए जो तलखी भरे बयान वो जारी कर रहे हैं, मुझे लगता है मैंने बिहार अपडेट के एक डिस्कशन में इससे पहले एक बात कही थी कि चिराग पासवान की इस समय
3 जो है सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। एक तो ये है कि रामविलास पासवान जी के निधन के बाद वे अपनी पार्टी के अंदर अपनी स्वीकार्यता, अपनी सर्वमान्यता पर मोहर लगवाएं, पहली चीज। तो जो अभी स्पष्ट नहीं है, और बिहार विधानसभा चुनाव में वे कितनी सीटें जीत पाएंगे अपने नेतृत्व में, उसके बाद इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती चिराग पासवान की जो ये थी राज्यसभा सीट की, तो आपने जैसा शुरुआती उद्बोधन में, शुरुआती संबोधन में अपनी जानकारी दी कि वो राज्यसभा की जो सीट है वो भी कहीं उनके हाथ से ना निकल जाए। और तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये है कि केंद्र सरकार में भी अपनी पोजीशन को, एलजेपी की पोजीशन को इंटैक्ट रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि उन तीनों ही जो मुख्य बिंदु हैं, तीनों ही उनके हाथ से, चिराग पासवान के हाथ से केवल और केवल इसलिए फिसलते जा रहे हैं क्योंकि वे लगातार जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए हैं, खासतौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए हैं। और देखिए, बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़कर, बीजेपी के सारे नेता जो कद्दावर नेता हैं, बिहार की सियासत से जुड़े हुए नेता हैं या पार्टी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं, वो कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार में सीएम जो पद का के लिए जो चेहरा है वो नीतीश कुमार ही है। और इस बयान इस तरह के बयानों से आगे बढ़कर बीजेपी ने एक बात और स्पष्ट कर दी है कि अगर चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड की कम सीटें भी आती हैं तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि सुशील मोदी जी को, बीजेपी के जो उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, ये बयान बड़ा नागवार गुजरता होगा जब, या पॉलिटिकल जो विश्लेषक हैं उनका भी ये बयान, उनकी भी ये टिप्पणी बड़ी नागवार गुजरती होगी कि बीजेपी के पास बिहार में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है। सुशील मोदी हर बार तिलमिला जाते होंगे बेचारे, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं। तो देखिए, चुनाव के बाद की जो स्थितियां होंगी, अगर चिराग पासवान अपने बूते 20 या उसके आसपास सीटें ले आते हैं, तब तो उनकी साख बिहार की पॉलिटिक्स में बची रहेगी। और मुझे लगता है कि वो एक तरह से इस समय सियासी जुआ खेल रहे हैं। वो सियासी सांप सीढ़ी के खेल में उलझे हुए हैं, पूरी तरह मुब्तला हैं। अब वो क्या चाहते हैं ये तो अभी स्पष्ट तौर पर हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन अगर उनके नंबर बिहार चुनाव के बाद नहीं आए तो यकीनी तौर पर बिहार की पॉलिटिक्स में, इसके साथ साथ केंद्र की पॉलिटिक्स में भी उनके उनके नंबर कम ही होंगे, ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है। जी जी, जहां तक प्रश्न है, अब तीर कमान से छूट चुका है और अब उसको वापस नहीं लाया जा सकता। और जिस तरीके की तलखियां चिराग पासवान ने और नीतीश कुमार के बीच में हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ रणनीतिक चूक तो हुई है। और रामविलास पासवान जी का ऐसे समय जाना, तो एक अनुभवी हाथ का सर से उठना, वो भी उसमें एक जो कहते हैं कि एलजेपी की जो प्लानिंग है और जो इस लड़ाई, इस चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी कमी बहुत खलेगी। हालांकि चिराग पासवान जो जिस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अभी जैसे कल उन्होंने अपने पिता की स्मृति में केश तर्पण किया और जिस प्रकार से एक रीति रिवाज और परंपरा का निर्वाह किया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो बिहार के मतदाता हैं उनको ये संकेत देने का भी प्रयास किया होगा कि वे पारिवारिक मूल्य परंपराओं का भी पालन करने वाले व्यक्ति हैं और एक इमेज बिल्डिंग में एक कदम आगे ही वो बढ़े हैं। मैं मनीष से जानना चाहूंगा, मनीष, ये वाली खबर किस तरीके से ट्रेंड की है, जो जिसके अंदर चिराग पासवान के चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो अपने बाल कटा रहे हैं और दाढ़ी ऊंचे शेव कर रहे हैं और पिता की स्मृति में उन्होंने केश त्याग किए हैं। हाँ जी, जैसा कि सबको पता है, हिंदू रीति रिवाज में किसी भी व्यक्ति के श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, महत्वपूर्ण परंपरा होती है। तो बिहार में इस परंपरा को अभी तक कई राज्यों ने, हालांकि मैं देखता हूँ कई राज्यों में परंपरा लगभग समाप्ति के कगार पे है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इस परंपरा को अभी भी मान रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। तो जब चिराग पासवान ने अपने केस मुंडवाए, उन्होंने अपने केस का तर्पण किया, तो एक चर्चा ट्विटर, फेसबुक और कई जगहों पे बहुत ही तेजी से
हुई और बहुत ही तेजी से उनके फोटोज वायरल हुए। लोगों ने लिखना शुरू किया कि एक व्यक्ति जो बॉलीवुड तक जा चुका है और एक तरह से मतलब एक एलीट क्लास में शामिल हो गया है, उसने भी परंपराओं का ध्यान रखा है और परंपराओं को माना है। मनीष जी की बात को आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बिहार में मेरा मानना ये है कि अभी भी अपनी परंपराओं अपने का पालन करना और उसको एक अच्छा माना जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक सिंपैथी और पॉइंट प्लस किया है चिराग ने। बिल्कुल सही बात है। ये तो सही बात है कि युवा पीढ़ी जो इस तरह की सांस्कृतिक सामाजिक परंपराएं हैं उनसे विमुख होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे में एक युवा अगर सनातन परंपराओं का पालन करता है तो एक सिंपैथी, सहानुभूति थोड़ी सी बनती है, एक एक माहौल बनता है। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल आग्रह और मैं कहूं कि एलजेपी की तरफ से सियासी दुराग्रह जिस तरह से किया जा रहा है, उससे मुझे लगता नहीं है कि बहुत फायदा एलजेपी को इस चुनाव में मिलने जा रहा है। हाँ, जेडीयू जैसी कि मनीष ने बताया या शायद आपने जिक्र किया कि 18 बागी उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मैदान में हैं, तो अगर एलजेपी को कोई फायदा होगा तो मुझे लगता है जनता दल यूनाइटेड की कमजोरी या आपसी जो फूट है, टूट फूट है या बगावत है, उसकी वजह से इनको फायदा जरूर मुझे लगता है कुछ मिल सकता है। जी बिल्कुल, नफे नुकसान का तो आकलन राजनेताओं ने किया ही होगा, उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई होगी चुनावी महासमर में कूदने से पहले, और अभी भी निरंतर जिस प्रकार से रणनीतियां बदल रही होंगी, रोज एक के बाद एक नई चीजें सामने आ रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके आधार से भी चुनावी रणनीति बन रही होंगी और बदल रही होंगी। बिहार चुनाव में बिहार की बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं biharupdate@gmail.com पर। आप हमारे को मेल करें, अपने क्षेत्र की किसी बात, किसी समस्या, किसी चीज को आप उठाना चाहते हैं तो हमें मेल करें। साथ ही आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, बिहार अपडेट के नाम से। उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। रवि जी, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मनीष जी, आपका भी धन्यवाद।